और इसके साथ ही साथ जल संसाधन भी हम देखें तो लगभग 4% जल संसाधन हमारे हिस्से में आता है विश्व का। उस पर 17% लाइव स्टॉक डिपेंड करता है टोटल विश्व का। तो इस तब देखा जाए कि इतने बड़ी पॉपुलेशन को, इतने बड़े लाइव स्टॉक को हम कैसे पेट भर पाएंगे, कैसे उनको क्रियाशील रख पाएंगे। ना सिर्फ पेट भरने की खाली जवाबदारी नहीं, बल्कि उनको बैलेंस ग्रोथ भी हमको आगे करना है उन सब के लिए। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तरीका हमको ऐसा अपनाना पड़ेगा जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर बढ़े। कम एरिया में ज़्यादा उत्पादन किस तरीके से मिले, या वाटर कंजर्वेशन करते हुए कैसे हम उसको पानी को बर्बाद होने से बचाएंगे और उसका कैसे ऑप्टिमम यूज़ हम कृषि में और इसमें कर सकेंगे, ये भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो भारत एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान है। हमारी आय जो ग्लोबल उसका इसका जीएस जो टोटल हमारी इकोनॉमी है, जीडीपी का मैक्सिमम जो पोर्शन है अभी भी हमारा कृषि क्षेत्र से ही आता है। हालांकि सर्विस इंडस्ट्री बिजनेस में सर्विस एरिया इस समय लीड कर रहा है, तथापि हमारी जो कृषि है, कृषि को देखते हुए भारत सरकार ने ये योजना तैयार की है और जिसमें प्रधानमंत्री जी का विजन है कि किसान की आय दुगनी हो जाए और उसका आय का स्तर बढ़ना चाहिए। उसमें मदद करने के लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि का जो एक प्रावधान बनाया, फिर उसमें मुख्यमंत्री ने भी अपना योगदान किया। तो बहुत सारे प्रयास ऐसा हो रहे हैं कि कृषि को एक व्यावसायिक दर्जा दिया जाए। और इसलिए सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास जो भूमि है उस भूमि के नेचर को हमें समझना होगा। अभी तक हमने ट्रेडिशनल खेती इस प्रकार से करते आए हैं, इसमें कोई तरीका नहीं है उसका उपयोग करने का, प्रैक्टिसेस का भी हम कोई क्रमबद्ध उपयोग नहीं करते हैं, या कहिए मिट्टी को बिना समझे हम खाद का और कीटनाशकों का उपयोग भी करने लगते हैं। तो सॉइल हेल्थ का भी एक कंसेप्ट बीच बीच में आ चुका है कि सॉइल हेल्थ कार्ड भी होना चाहिए। जैसे किसी आदमी के स्वास्थ्य के बारे में हमको चिंता करना पड़ती है, जस्ट लाइक लिविंग आइटम हमारा मिट्टी भी है। ये हमको समझना चाहिए कि हमारी मिट्टी कोई डेड आइटम नहीं है, कोई डेड स्टॉक नहीं है, बल्कि लिविंग है ये। और लिविंग क्यों है? क्योंकि मैंने जो पढ़ा है और जो बाद में अनुभव किया है कि 1 इंच एरिया में जो मिट्टी आती है सर, उसमें 1.5 से 2 करोड़ बैक्टीरिया होना चाहिए आइडियली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उतने हैं उसमें 1.5 करोड़ से 2 करोड़, तब वो हेल्दी सॉइल कहलाएगी। और जितना बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होते जाएंगे उतना ही वो बंजर भूमि होती जाएगी, उतना ही अनुत्पादक हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो आज हम देखते हैं कि इसका हमारा जो है कोई ध्यान इस पर लोगों का नहीं रहता है कि हमारी मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं। और सॉइल जो टेस्ट लेबोरेटरीज हैं उसमें यही सब बातें बताई जाती हैं। तो उसका पीएच वैल्यू क्या है, उसमें न्यूट्रिएंट्स लेवल क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें लेब में बताई जाती हैं। मगर हमारे पास जागरूकता ना होने से हम उसका लाभ नहीं ले पाते। आज का जो सेमिनार रखा गया है इसमें मुख्य रूप से हमको ये देखना है कि फसल के उत्पादन को बढ़ाने में या उत्पादकता बढ़ाने में हमको किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिसमें यंत्रीकरण भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। कृषि यंत्रीकरण उत्पादकता बढ़ाने में बहुत कुछ कारगर हो सकता है, मगर दूसरी तरफ हम देखें कि जो भारी जो मशीनीकरण हो गया है उसने भी हमारे मृदा पर बहुत गलत प्रभाव डाल दिया है। जैसे हार्वेस्टर का, बड़े बड़े हार्वेस्टर का एकदम यूज होने लग गया, हैवी मशीनरी को हम जो है खेत में चलाने लग गए हैं, तो उससे भी हमारी मृदा का स्ट्रक्चर खराब हुआ है और बंजर में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। इसलिए उससे भी बचना है। और दूसरी तरफ हमको थोड़ा सा मैकेनाइजेशन भी उसका करना आवश्यक है। मैं आज इसी बात पर आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करूंगा कि जो हमारे इनपुट होते हैं कृषि के, उसमें भूमि होता है नंबर 1, मिट्टी हमारी अच्छी होना चाहिए, है ना, हेल्दी होना चाहिए, भुरभुरी होना चाहिए, उसका पीएच वैल्यू नॉर्मल के आसपास होना चाहिए, यानी 7 के आसपास होना चाहिए। 7.0 नॉर्मल है। इससे नीचे यदि होता है, कम होता है तो अम्लीय कहलाती है, ऊपर जाता है तो क्षारीय हो जाती है। तो आदर्श जो स्थिति है वो न्यूट्रल होना चाहिए, उसको 7 के आसपास होना चाहिए। दूसरा जो कंपोनेंट होता है हमारा जल होता है, तो जल भी जो है नॉर्मली होना चाहिए, ना कि उसको एसिडिक ना ही अम्लीय, बल्कि
ह्यूमन बीइंग के लिए तो एल्कालाइनिक पानी ठीक होता है ना, मगर क्रॉप्स में ऐसा नहीं है। क्रॉप्स में आपका न्यूट्रल लेवल या कुछ एसिडिक हो वो भी चलता है, एल्कलाइन भी चलता है। अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग डिमांड होता है, वो एक अलग बात है। इसके बाद खाद उर्वरक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, और बीज औषधि ये सब एग्रीकल्चर इनपुट कहलाते हैं। तो मित्रों, इनका भी हमको प्रॉपर प्रबंधन होना आवश्यक है, तभी हमारा फसल का उत्पादन बढ़ सकता है। और इसलिए अब मैं थोड़ा सा आपको, अभी इसके बाद ये फिल्म दिखाई जाएगी, मैं कुछ और बातें आपको बता सकता हूँ प्रारंभिक भूमिका से। फिर आप एक फिल्म देखेंगे कि कृषि यंत्रीकरण का कैसे शुरुआत है या कैसे उपयोग करना चाहिए। मैं अपने विषय पर आ जाऊंगा। तो ऐसी भूमि जो है, हाँ, पीपीटी चला सकते हैं। पीपीटी अभी हमारा जो इसमें है उसको आप दिखाते चलें साथ साथ में। कृषि उत्पादन में भूमि का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार कोई बच्चे देने वाली माँ है, उसका स्वस्थ होना आवश्यक है। अगर माँ स्वस्थ नहीं है तो संतान कभी स्वस्थ नहीं होगी। इसी प्रकार भूमि यदि स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आप उससे किसी अच्छी फसल उत्पादन की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो हमें जागरूकता का स्तर बढ़ाना है कि भूमि की हेल्थ हमारी सही हो, मिट्टी का स्वास्थ्य सही होना चाहिए। फिर जो होता है कि वायुमंडल में जो प्रदूषण होता है, ये भी हमारी भूमि को खराब करता है। आप कहेंगे साहब वायु अलग है, वायुमंडल अलग है, भूमि अलग है, मगर साइंस तो ये कहती है कि वायुमंडल का जो भी प्रदूषण होता है उसका सबसे पहला असर भूमि पर आता है। अगर मान लो वायु पॉल्यूटेड हो गई या कोई वहां दुर्गंध निकल रही है वहां से फैक्ट्री की, तो उससे भूमि सबसे पहले खराब होती है। इसलिए हमारे यहाँ आपने देखा कि जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका भूमि पूजन से ही आरंभ किया जाता है। भूमि को अच्छा संस्कारित किया जाता है, तभी उस पर कोई भी स्थापना की जाती है। वास्तु पूजा क्या है? भूमि पूजा ही है। भूमि को बहुत ही संवेदनशील इकाई, जीवित इकाई मानकर हमारे यहाँ व्यवहार किया जाता है। और इसलिए जो मैंने आपसे निवेदन किया कि भूमि के कृषि के साथ साथ यदि गौपालन का कार्य किया जाए, तब दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। क्योंकि जो कृषि का वेस्ट होता है वो लाइव स्टॉक का भोजन होता है, और लाइव स्टॉक का जो वेस्ट होता है वो कृषि का भोजन होता है। इस तरीके से अन्योन्य आश्रित जिसको बोल सकते हैं, इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये कार्य अनंत काल तक चल सकता है। इसलिए आइंस्टीन नाम के जो साइंटिस्ट हुए हैं, उनने अमेरिका वासियों से कहा, चेतावनी दी उनको कि अमेरिका वासियों आप समझ जाइए, आप जिस तरीके से खेती कर रहे हैं इससे आप 40 से 50 साल से ज्यादा खेती नहीं कर पाएंगे। आपकी सारी खेती एबंडोन होने वाली है, बंजर होने वाली है। आपको खेती करना सीखना तो भारत के लोगों से सीखो, ऐसा उसने आइंस्टीन ने लिखा है। भारत के लोगों से खेती करना सीखो कि किस तरीके से वो खेती और गौपालन साथ साथ करते हैं। तो गौपालन होने से जो काऊ डंग है, उसका जो फार्म वेस्ट है, उसका मैन्योर बनता है और जैविक खाद बनती है। उसी से यूरिन से जो है प्रोडक्ट बनते हैं, यूरिया बनता है। तो इन सब से हमारी मिट्टी की दशा सुधरती है, उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है। और दूसरी तरफ जो फार्म में जो वेस्ट है, हरियाली है, ये कूड़ा कचरा है, ये हमारे मवेशी के खाने के काम आता है। ये लंबे समय तक चलने वाली यात्रा है। इसलिए आइंस्टीन ने जो चेतावनी दी कि भारत के लोगों से खेती करना सीखो, उनका संकेत खेती और पशुपालन साथ साथ चलाने का था। मगर हम लोगों ने पशुपालन लगभग बंद कर दिया। टोटल हम लोग मशीनीकरण पर आ गए, तो बैल रखना भी बंद कर दिया, गाय रखना बंद कर दिया, बैल रखना बंद कर दिया। मित्रों, इससे क्या हुआ कि भूमि की हालत खराब हो गई। मैं मशीनीकरण के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, मगर अभी उसके हैजार्ड बता रहा हूँ कि अगर हमने अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो हमारी भूमि का स्वास्थ्य ज्यादा दिन ठीक रखने वाला नहीं है। इसलिए भारी कृषि यंत्रों से प्राकृतिक व्यवस्था में भी बिगाड़ हुआ है, भूमि बंजर हुई है। इसलिए आवश्यकता के अनुसार उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाना आवश्यक है। उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग मना ही नहीं है। मैं उसी की बात आपको बताने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ कि उन्नत कृषि यंत्रों का कितना उपयोग होना चाहिए। वर्तमान में जो है अभी 2.5 किलोवाट पर हेक्टेयर फार्म पावर अवेलेबल है, एवरेज है हमारे कंट्री का। जिसमें जो राजस्थान वाला पोर्शन है, और राजस्थान के अलावा उत्तरा इधर पंजाब, हरियाणा, इन सब में 2.5 किलोवाट पर हेक्टेयर से अधिक का ही फार्म पावर उपलब्ध है। और बाकी पार्ट में 2.5 से भी आगे बढ़ा कम है। तो
वहां पर जहां पर इसका फार्म पावर अवेलेबिलिटी, जिसको फार्म पावर यानी जो मशीनीकरण की शक्ति या उसकी ऊर्जा कम उपलब्ध हो रही, वहां पर बढ़ाने की जरूरत है। और जहां पर एवरेज से ज्यादा, जैसे मान लो पंजाब ज्यादा चल रहा है, हरियाणा में और ज्यादा है, तो वहां पर इस बात को रेगुलेट कम करने की आवश्यकता है, बल्कि ऑप्टिमम करना, यानी वो जो सही उपकरण है उनको ही उपयोग में लाना चाहिए, ना कि हर काम के लिए ट्रैक्टर, ड्रोन और बड़े हैवी पावर वाली मशीन को उपयोग करना की आवश्यकता नहीं है। अब मैं एक चाहूंगा परिहार साहब से कि एक छोटी सी फिल्म अभी दिखाएं। चलिए उसके पहले मैं थोड़ा आपको कुछ एक और बता देता हूं। तो उपकरणों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। अगर कृषि उपकरणों को देखा जाए तो जुताई के लिए उपयोगी कृषि यंत्र उपकरण एक कैटेगरी है। जुताई से मतलब बोनी के पहले वाला जो खेत तैयारी करने वाला भाग है, जिसमें जुताई यानी गहरी जुताई शामिल है, ठीक है, और इसमें बखरिंग भी शामिल है। मतलब गहरी जुताई के बाद फिर उसको मिट्टी को भुरभुरी बनाया जाता है, उसको बखर कहा जाता है। तो ये जो जुताई के लिए उपयोगी कृषि यंत्र है, इनमें बैल चलित है, इनमें ट्रैक्टर चलित है, दोनों प्रकार के हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिना ट्रैक्टर के कोई उन्नत कृषि यंत्र उपयोग नहीं कर सकते। आप यहाँ देखने की जरूरत है कि बैलों द्वारा चले उन्नत बखर है। जो ट्रेडिशनल बखर हमारा होता है उसमें मिट्टी जो है कोई ज्यादा ना तो भुरभुरी होती है और ना ही बैलों पर अधिक लोड भी पड़ता है। मगर उन्नत बखर यदि आप देखेंगे उसका, अभी आपको फिल्म में देखेंगे आप, उन्नत बखर जो होता है उससे किसान के बैलों के ऊपर भी लोड कम आता है और मिट्टी का भुरभुरापन अधिक होता है और बोनी के लिए खेत तैयार करना इसमें आसान हो जाता है। जो इसके ऊपर एक रोलर घूमता है, उस घूमने वाले रोलर की वजह से बैलों पर कम भार पड़ता है। इसकी कीमत 4000 रुपये है, कोई ज्यादा कीमत नहीं है। तो उन्नत बखर, पटेला पडलर, एक पटेला पडलर नाम का जो यंत्र है उसमें धान रोपने के लिए कम गहराई तक कीचड़ मचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पटेला पडलर है। पटेला हैरो है, इसमें बोनी के लिए खेत तैयार करने के लिए यंत्र की सहायता से मिट्टी के ढेले तोड़ना, समतल करने कार्य एक साथ हो जाते हैं। इसकी कीमत लगभग 6000 रुपये है। पटेला पडलर की कीमत भी 6000 रुपये है। तो ये कोई ज्यादा महंगे यंत्र नहीं है, 4 से 9000 मैक्सिमम कीमत इनकी है। अपन इनका उपयोग कर सकते हैं, अपने खेतों में करें तो आप देखेंगे मिट्टी की हालत भी सुधरेगी और हमारा जो श्रम है बचेगा, हमारा उत्पादकता इससे बढ़ेगी और भूमि में जो उर्वरापन अधिक आएगा, जो जल का जो हानि होती है और एवोपोरेशन यानी बाष्पीकरण होता है वो भी कम होगा और कम पानी से भी अपन ज्यादा उत्पादन ले सकेंगे। दूसरा ट्रैक्टर चले थे इसमें, जैसे पावर टिलर है, गड्ढा खुदाई यंत्र है। ये पावर टिलर है ना, पावर टिलर है ना, छोटा वाला ट्रैक्टर, कम पावर वाला। इसमें गड्ढा खुदाई यंत्र भी है। गड्ढे जैसे आपको कोई प्लांटेशन करना है तो बहुत आसानी से गड्ढे खुद जाते हैं। मोल पिलाऊ जो मिट्टी को पलटता जाता है। खूंटीदार मचाई यंत्र जो मचाई करता है ना धान के लिए। और प्लास्टिक फिल्म बिछाई यंत्र जो एक लेयर को बिछाता है, मल्चिंग को करता है मशीन की सहायता से, वो भी ट्रैक्टर चलित यंत्रों में आती है और 18 से लेके 55,000 तक इसकी कॉस्ट होती है। मैं और कुछ दूसरा वर्ग जो आता है, नेक्स्ट आगे बढ़ाइए थोड़ा। दूसरा वर्ग होता है बुवाई रुपाई के वाले कृषि यंत्र उपकरण। मतलब अभी हमने पहले जुताई वाले उपकरणों की बात की, अब हम बात करेंगे कि जिनको बुवाई में या रोपाई में उपयोग किया जाता है। नर्सरी सीडर, बीज बोने का चक्री यंत्र, नवीन डिपलर, एक कतारी बीज से खाद बुआई यंत्र, ये मानव चलित है। इनकी कीमत 700 से लेके 3500 रुपये तक रहती है। ये आदमी चला सकते हैं, इसके लिए कोई जरूरी नहीं बैल या मशीन हो। फिर पशुओं से चलित बुआई यंत्र होता है। प्लांटर है, 3 कतारी बोजी मशीन जिसको आप तिरफन बोलते हैं, 3 कतार बोनी यंत्र, रेप मस्टर्ड, सीड्रल जो है राई और सरसों को बोने वाला सीड्रल बैलों से चलित है, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। और पावर ट्रिलर से जो है जुताई बोनी यंत्र, बीज खाद बोनी यंत्र, बीज से उर्वरक बुवाई यंत्र। और वायवीय बोनी यंत्र यानी न्यूमेटिक जो प्रेशर से काम करता है, जो वैक्यूम से काम करता है, ऐसा मशीन भी है बोनी वाली, जिसमें एक एक दाने का सदुपयोग होता है, आपका बीज भी वेस्ट होने से बच जाता है। तो दूसरा वर्ग ये हुआ बुवाई रुपाई करने वाले कृषि यंत्र उपकरण। अब तीसरा वर्ग एक और आता है, अगली स्लाइड में दिखाया जाएगा,
जो कि है कटाई निदाई गुड़ाई। मतलब अब बीज आपने बो दिया, खेत तैयार हो गया, बीज भी बो दिया गया, अब निदाई गुड़ाई करने के लिए भी कुछ उपकरण है जो बहुत छोटे छोटे हैं। हम लोग अभी CII में कल विजिट करने गए थे परसों, तो हमने देखा बहुत कम कम कीमत के छोटे छोटे उपकरण वहाँ पर विकसित हो चुके हैं जो हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। जैसे मेड़ बनाने का यंत्र होता है ना, एक शंकु का जो कार्य निदाई यंत्र होता है, 2 पहिया निदाई यंत्र होते हैं, खूंटीदार शुष्क भूमि निदाई यंत्र होता है जो मानव द्वारा चलित है, और पावर चलित जो है निदाई यंत्र है। तो ये हमारी निदाई गुड़ाई से संबंधित है। इनकी कीमत ज़्यादा नहीं है, 700 से लेकर 1900 रुपये तक आती है। ये पावर ट्रिलर भी है, मतलब पावर छोटे ट्रैक्टर से भी चल सकते हैं, ये कोई मानव भी इसको चला सकता है और पशुओं से भी चला जा सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ग आता है कटाई गहाई वाले। ये 4 वर्ग मेन रूप से इनको अपन वर्गीकरण किया है। कटाई गहाई खुदाई यंत्र, ये चौथा वर्ग है इसका। उन्नत दांतेदार हसिया होता है। अभी जो हसिया यूज किया जाता है उसमें वो उन्नत दांतेदार हसिया ना होने से ट्रेडिशनल होता है, मेहनत भी अधिक लगती है, कम भी कटता है। तो ये हसिया का उपयोग डंठल फूट उखाड़ने का यंत्र होता है, बहुत आसानी से डंठल उखड़ते चले जाते हैं। धान की गहाई का भी यंत्र है, पशु चालित खुदाई यंत्र है, ट्रैक्टर चलित खुदाई यंत्र है, और उच्च क्षमता बहुफसलीय थ्रेशर मतलब मल्टी क्रॉप थ्रेशर, जिसमें आप बहुत सारी फसलों को थ्रेशिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो कटाई गहाई खुदाई के संबंध में उपकरण है। नेक्स्ट, अब इसको हम वापस करना है, ठीक है। तो ये जो 4 वर्ग मैंने आपको बताए, इन 4 वर्गों में सारे उपकरण समाये हुए हैं। अब एक फिल्म में निवेदन करूंगा कि आप देख लें, फिर इसके बाद में बताऊंगा कि शासन की कौन कौन सी योजनाओं में कौन कौन से यंत्रों पर कितना अनुदान है, वो उसकी उपलब्धता कैसे होती है, कहाँ से होगी, आपको क्या करना होगा, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले आप एक फिल्म जरूर देखें। पार्टिसिपेंट्स से हमारे सहभागी किसान भाइयों से निवेदन है कि माइक्रोफोन बंद रखें वो, ताकि किसी तरह का व्यवधान ना हो। एक उन्नत किसान की पहचान ये है कि वो बदलती कृषि के इस नए दौर में कम लागत में अधिक फसल का उत्पादन करे। ये तभी संभव है जब किसान अपनी फसलों के बीजारोपण से लेकर फसलों की कटाई तक मानव श्रम के साथ साथ मशीनों का भी उपयोग करे। फार्म यांत्रिकीकरण कृषि के आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण तत्व है। फार्म की उत्पादकता सकारात्मक रूप से कुशल फार्म कार्यान्वयन और उनके न्यायोचित उपयोग पर निर्भर करती है। कृषि यांत्रिकीकरण न केवल विभिन्न साधनों जैसे कि बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण और सिंचाई के लिए जल के दक्षतापूर्ण उपयोग को कर सकती है, अपितु खेती को कुशल उद्यम बनाकर गरीबी उन्मूलन करने में भी ये सहायक है। सरकार विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता, नए विकसित कृषि और बागवानी उपकरणों का प्रदर्शन किसानों के खेतों में करती है, ताकि किसान विभिन्न प्रकार की फसलों की पैदावार में उनके प्रयोग और उपयोगिता के बारे में जान सकें। मशीनीकरण का जो है मुख्य फायदा यही होता है कि तो उसको जो है फार्मर की लेबर की बचत होती है। दूसरा, उसका जो है खर्चा जो है वो फसल को उगाने में जो लगता है उसमें कमी आ जाती है। और तीसरा जो है टाइमलीनेस, इसमें जो है टाइम बहुत जल्दी जो है जो फार्मर की फसल है वो जो है घर उसके पहुंच जाती है या मंडी में चली जाती है। गत वर्षों में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में समान भागीदारी द्वारा इस तरह के प्रयास कार्यान्वित किए जा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप इन वर्षों में ट्रैक्टरों और पावर टिलर की बिक्री से यांत्रिकीकरण को अपनाने के साक्ष्य मिलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 2013-2014 में कुल फार्म विद्युत उपलब्धता 2.02 किलोवाट प्रति हेक्टेयर हो गई है।
स्वचालित संयुक्त फसल काटने वाले यंत्रों, सिंचाई पंपों, पौध संरक्षण उपकरण, कृषि कार्यान्वयन और उनकी मशीनों का प्रशिक्षण विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक इत्यादि के माध्यम से पूरा हो रहा है। खेती करने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके साथ प्रयोग में आने वाले अतिरिक्त उपकरण निश्चय ही मिट्टी को ज्यादा हल्की, उपजाऊ और फसल की पैदावार के अनुकूल बनाते हैं। खेत तैयार करने वाले जुताई उपकरणों में संशोधित वी ब्लेड लगाया गया है। डिस्क हैरो मिट्टी को पलटने और उसे हल्का करने में मदद करता है। मिट्टी के समतलीकरण के लिए लेजर लैंप लेवलर से काम करने में गति में वृद्धि आती है और लागत में भी कमी आती है। इस उपकरण से सिंचाई, जल, बिजली और ईंधन आदि की बचत होती है और उपज में लगभग 30% की वृद्धि होती है। पहले तो हमारा सर्वोच्च नीचा खेत था जो तो हमारे खुद मध्य नीचा खेत में जो पानी खड़ा रहता थी तो फसल में नुकसान होता थी। अब इसमें लेवल में अगर तो फसल एक साथ गए पानी कम लगेगा नहीं। ट्रैक्टर चलित रोटावेटर से मचाई करके धान की रोपाई की जाती है। बीज सह उर्वरक बुआई यंत्र का उपयोग छोटे, मध्यम एवं बड़े आकार के बीजों की बुआई वर्षा सिंचित क्षेत्र में बोया जाता है। इस यंत्र से बीज की वांछित गहराई पर बुआई की जाती है और ब्लेड युक्त मापक प्रणाली से पौधे की निश्चित दूरी पर बुआई की जाती है। ट्रैक्टर चलित जीरो टिल सीड ड्रिल से धान की कटाई के उपरांत खेत को बिना जुताई के गेहूं की बुआई हेतु उपयोग किया जाता है। ट्रैक्टर चलित उत्थित क्यारी यानी रेस्ड बेड प्लांटर से फसलों की उत्थित क्यारी पर बुआई की जाती है। राइस प्लांटर से मचाई किए गए खेत में चटाई प्रकार के धान के पौधों का प्रतिरोपण किया जाता है। मानव द्वारा चलाए जाने वाले एकल पहिया निंदाई यंत्र से खरपतवार को काटकर उखाड़ा जाता है। ट्रैक्टर चलित आलू खुदाई यंत्र से आलू को सतह पर लाया जाता है। ट्राली पर कंबाइन हार्वेस्टर में भूसा इकट्ठा करने के साथ थ्रेशिंग ड्रम ब्लोअर तथा दाना एकत्रित करने वाली ट्रे इत्यादि लगी हुई है, जिससे कटाई कार्य आसान हुआ है। धान व गेहूं की फसल की कटाई के समय मजदूरों की समस्या को देखते हुए रीपर के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, जिसके परिणाम अत्यंत उत्साहजनक पाए गए। प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यांत्रिकीकरण से उत्पादन और पैदावार को बढ़ाने और उत्पादकता की लागत को कम करने के लिए उन्नत और नई प्रौद्योगिकी को शामिल किया जा रहा है। किसानों को हाथ के औजार, बैल के खींचने और विद्युत से चलाए जाने वाले उपकरण, पौधरोपण, फसल कटाई और सफाई उपकरण, ट्रैक्टर, पावर टिलर सहित कृषि उपकरण और अन्य विशिष्ट कृषि मशीनों की खरीद के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिया जाने वाला अनुदान खरीद लागत को कम करने के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र CSSRI और अन्य एजेंसियों द्वारा अनाजों, दालों, तिलहनों, गन्ना, सब्जियों और फलों के प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, कम लागत में वैज्ञानिक भंडारण और परिवहन के लिए कई प्रौद्योगिकी और प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह प्रतिदिन मानव श्रम पर लगने वाली अत्यधिक लागत को कम किया जा सकता है और अपने बहुमूल्य समय को बचाया जा सकता है। प्रगतिशील किसान बेहतर फसलों की पहचान कर उपलब्ध समय के साथ बेहतर और उच्च उपज देने वाली किस्मों का उत्पादन करने में सक्षम हो रहे हैं। मशीनीकरण और कृषि यांत्रिकीकरण अब अधिक किसानों को आकर्षित कर उन्हें बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए प्रेरित कर रही है।
साथियों, अभी आपने देखा एक छोटी सी फिल्म के माध्यम से प्लीज अपना माइक म्यूट रखें। साथियों, अभी आपने एक छोटी फिल्म के माध्यम से देखा कि कृषि यंत्रीकरण के उपयोग से किस तरह से किसानों की आमदनी में वृद्धि की जा सकती है और खेती की स्थिति में भी सुधार लाया जा सकता है। मानव जो श्रम है उसको कैसे कम किया जा सकता है, कृषि की लागत किस तरह से कम हो सकती है। इसमें मुख्य जो बात हम देखते हैं कि ज़्यादा तो नहीं मगर थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन अपनी खेती की जो प्रैक्टिस है उसके साथ साथ करने का प्रयास हमको करना चाहिए। तो सबसे पहले जो एक रिवर्सिबल प्लाऊ होता है, मिट्टी पलटने वाला प्लाऊ होता है, उसको उपयोग करने से मिट्टी पलटती चली जाती है। जो मिट्टी के ऊपर जो घास फूस होती है वो नीचे जाती है और नीचे वाली मिट्टी ऊपर आती है। इस तरीके से मोल्ड बोर्ड प्लाऊ जो होता है, मिट्टी पलटने वाला रिवर्सिबल प्लाऊ है, उससे आपकी भूमि को हरी खाद भी साथ साथ मिलती जाती है। और इसमें इसका उपयोग करने, भूमि को गहरी जुताई करने में सबसे ज़्यादा उपयोग इसको करते हैं। इससे 8 से लेके 14 इंच तक गहरी जुताई हो सकती है, रिवर्सिबल प्लाऊ जो मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ जुताई के समय खेत में नाली और मेड़ भी नहीं बनती है। इससे पूरी जुताई एक साथ होती है और खेत की मेड़ पर अनावश्यक रूप से ट्रैक्टर चलने में जो होने वाला समय, डीजल की बर्बादी भी रुकती है। इसके द्वारा खेत में कहीं से भी जुताई शुरू की जा सकती है और मेड़ पर पहुंचकर उसी लाइन पर ट्रैक्टर को वापस घुमा लिया जाता है। इसके साथ ही प्लाऊ के बॉटम का सेट भी घुमा लिया जाता है, जिससे मिट्टी पलटने की दिशा एक जैसी बनी रहती है। तो रिवर्सिबल प्लाऊ जो है ये सबसे ज़्यादातर जो आजकल जो हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर भारत सरकार की योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश में सोसाइटियों को भी इसका केंद्र बनाया गया है। प्राइवेट लोग भी केंद्र हैं, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनको भी एग्रीकल्चर क्लिनिक के अंतर्गत 20 लाख का जो लोन मिलता है, गारंटी फ्री लोन, उसमें भी बहुत सारे कस्टम हायरिंग सेंटर बने हुए हैं, सोसाइटियों में भी बने हुए हैं। तो उनमें ये जो इम्प्लीमेंट रखे गए, मैं खासकर उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। रिवर्सिबल प्लाऊ एक हो गया। दूसरा रोटावेटर, मतलब जुताई करना एक अलग काम है और मिट्टी को भुरभुरा करना ये भी बहुत आवश्यक कार्य है। अगर हम खाली जुताई भर कर दें और सीधा बो देंगे तो हमारी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, बल्कि मिट्टी को भुरभुरा होना आवश्यक है। सीड बेड तैयार होना चाहिए, जो बीज बोने के लिए आवश्यक अनुकूल तैयारी होना चाहिए। तो ये जो रोटावेटर है 42 ब्लेड का होता है। इसमें खेत की जुताई और बखरनी का कार्य एक बार में ही हो जाता है। तो रोटावेटर का उपयोग करें और डीजल की और बचत होती है, समय की बचत भी होती है। और मिट्टी में जो कूड़ा, डंठल, खाद आदि सभी कटकर मिट्टी में मिल जाती है। इसका उपयोग से सन ढैंचा जैसी हरी खाद को भी मिलाने में आसान हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है लोग अपने नरवाई में आग लगा देते हैं। भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूं कि कभी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। इसके बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। जो आपका फार्म वेस्ट है, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है, तैयार है और उसको हम लोग आग में जला देते हैं। कितनी बड़ी भूल करते हैं। उसको जल जाने से राख बन जाती है, हवा में उड़ जाता है उसका, और उससे जो हैजार्ड है, यानी उसकी जो नुकसान है, मिट्टी के नमी प्रभावित हो जाती है। मिट्टी के जो मित्र जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। आगजनी होने से जो हरे भरे आसपास पेड़ जो लगे रहते हैं, मेड़ों पर होते हैं, वो सब जो है जल जाते हैं। गांव में तक आग लग जाती है, घर भी जल जाते हैं। तो आग लगाने में लोग पता नहीं क्यों जल्दी करते हैं, जबकि कब